नमस्कार। भारत के इस 9000 साल के ऐतिहासिक सफर के विश्लेषण में सभी का स्वागत है। एक इतिहासकार के नजरिए से देखें तो सच कहूं, ये गाथा हमेशा अचंभित करती है। हम आज सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का इतिहास नहीं खंगालने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सभ्यता की जो बार बार राख से उठकर खड़ी हुई है, बिल्कुल एक फीनिक्स पक्षी की तरह। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आज से 9000 साल पहले का वो वक्त जब इंसान बस गुफाओं से बाहर निकलना सीख ही रहा था। एक ऐसी संस्कृति जिसने मानव इतिहास का एकदम शुरुआती सवेरा देखा। वो अनगिनत साम्राज्यों के पतन, विनाशकारी हमलों और वक्त के सबसे गहरे थपेड़ों के बाद भी कैसे बची रह गई। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो दुनिया भर के बड़े बड़े विचारकों को आज भी हैरान कर देता है। तो इस मास्टर क्लास में हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम सभ्यता के उदय से शुरुआत करेंगे, फिर स्वर्ण युग के साम्राज्यों की चमक देखेंगे, उसके बाद आक्रमणों और कड़े प्रतिरोध से होते हुए मुगलों और मराठों के दौर को समझेंगे, और आखिर में स्वतंत्रता संग्राम से गुजरते हुए आधुनिक भारत के उदय तक पहुंचेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। सभ्यता का उदय, 9000 ईसा पूर्व से लेकर वैदिक काल तक का समय। अब इतिहास की ये काल रेखा कितनी तेजी से करवट लेती है, ये देखना वाकई अद्भुत है। 9000 ईसा पूर्व में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में लोग सिर्फ खेती ही नहीं कर रहे थे, बल्कि खुदाई में मिले सबूत बताते हैं कि वो पत्थर की बारीक ड्रिल से दांतों का इलाज भी करते थे। यकीन मानिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके बाद करीब 3500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ, और फिर 1500 ईसा पूर्व आते आते वैदिक काल में लोहे की खोज ने तो जैसे कृषि और समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति ही ला दी। और ये सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती हैं कि उस समय का भारत बाकी दुनिया से कितना आगे था। मतलब, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग कबीलों में बटे थे, खाना बदोशों की तरह रह रहे थे, तब यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे महानगर खड़े थे। इन शहरों की सड़कें एकदम 90 डिग्री के कोण पर कटती थी। ईंटों का आकार हर जगह बिल्कुल एक समान था, और इनकी जल निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम, वो तो आज के न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ जैसे आधुनिक शहरों को भी कड़ी टक्कर दे। वहां बिट्यूमिन से लेपे गए पूरी तरह से वाटरप्रूफ स्नानागार यानी पब्लिक बाथ्स मौजूद थे। बिल्कुल अद्भुत। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, स्वर्ण युग के साम्राज्य। ये वो दौर था जो ज्ञान, अपार धन और असीम शक्ति का प्रतीक था। इस काल में एक बहुत ही भावुक और बड़ा मोड़ सम्राट अशोक के जीवन में आता है। कलिंग के युद्ध का मैदान। करीब 1 लाख लोगों की मृत्यु देखकर इस अजेय विजेता का दिल पूरी तरह कांप उठा। उन्होंने अपनी तलवार वहीं फेंक दी और एक ऐतिहासिक घोषणा की कि अब से भेरी घोष यानी युद्ध की गर्जना नहीं होगी, बल्कि धम्म घोष यानी शांति और प्रेम की पुकार होगी। सच कहूं तो दुनिया के इतिहास में ऐसा क्षण शायद ही कहीं और देखने को मिले। और इसी शांति की नींव पर खड़ा हुआ गुप्त काल का महान स्वर्ण युग। ये वो समय था जब हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य का सिद्धांत दिया और डंके की चोट पर बताया कि पृथ्वी गोल है। जरा दिल्ली के लौह स्तंभ के बारे में सोचिए। 1600 सालों से आज तक उस पर जंग नहीं लगा है। ये उस काल के धातु विज्ञान का एक जीता जागता अजूबा है। और नालंदा विश्वविद्यालय को कैसे भूल सकते हैं, जहां 10,000 छात्र एक साथ पढ़ते थे और वैश्विक व्यापार सिल्क रोड के जरिए अपने चरम पर था। ये सच में दुनिया भर के ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। आते हैं तीसरे भाग पर, आक्रमण और भीषण प्रतिरोध। ये विनाश की आग का दौर था। ज्ञान के उस महान केंद्र नालंदा को कितना बड़ा आघात लगा, ये जानना सच में हृदय विदारक है। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया, तो वहां की उस विशाल लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया गया। और जानते हैं वो आग कितने दिन जली? पूरे 3 महीने। 3 महीने तक वो जलती रही। जरा सोचिए, सदियों की वो वैज्ञानिक रिसर्च, खगोल शास्त्र और आयुर्वेद का अमूल्य ज्ञान, सब कुछ उन 3 महीनों में सिर्फ धुआं बनकर उड़ गया। इस विनाशकारी दौर में मानवीय बलिदान ने वो सीमाएं पार की जिनकी कल्पना भी सिरहन पैदा कर देती है। 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और युद्ध जीतना नामुमकिन सा हो गया, तब रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 वीरांगनाओं ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने आक्रमणकारियों के हाथों अपमान सहने के बजाय जौहर की भीषण आग में खुद को समर्पित करना चुना। ये अपने सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए दी गई एक ऐसी कीमत थी जिसकी कोई तुलना नहीं है।
हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल हार का दौर नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये भीषण प्रतिरोध का भी काल था। बप्पा रावल ने शुरुआती अरब सेनाओं को खदेड़कर सीधे ईरान तक पीछे धकेल दिया था। तराइन के युद्ध में देखिए, सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराकर उसे जीवनदान दे दिया। ये उनकी क्षत्रिय दयालुता थी, भले ही बाद में इतिहास ने इसे एक दुखद मोड़ साबित किया। और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य ने हम्पी में अपनी अपार संपदा और समृद्ध संस्कृति के साथ भारतीय सभ्यता को पूरी मजबूती से सहेज कर रखा। अब चलते हैं हमारे चौथे भाग की ओर, मुगलों और मराठों का काल, यानी महल और छापामार युद्ध का युग। इस दौर के इतिहास में एक बहुत ही गहरा विरोधाभास, एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ तो शाहजहां का वो दौर था, सफ़ेद संगमरमर से तराशा गया भव्य ताजमहल, वो मशहूर मयूर सिंहासन और बेहिसाब शाही खजाना। लेकिन वहीं दूसरी ओर आम किसानों की ज़मीनी सच्चाई एकदम अलग थी। इन भव्य महलों और इमारतों को बनाने के लिए शाही खजाने का पैसा तो पानी की तरह बहाया गया, लेकिन भारी लगान और जबरन कर वसूली के चलते कई हिस्सों में बेचारे किसानों को भुखमरी और बेगारी का सामना करना पड़ा। और बस इसी घुटन के बीच सह्याद्री की उन ऊंची पहाड़ियों से स्वराज की गर्जना उठी। स्वराज यानी अपना खुद का शासन। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन स्थानीय किसानों के साथ मिलकर, जिन्हें मावले कहा जाता था, एक इतनी शानदार गुरिल्ला या छापा मार युद्ध नीति तैयार की जिसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने अपनी जमीन की समझ का इस्तेमाल करके बड़े बड़े साम्राज्यों की नाक में दम कर दिया, और तो और समंदर में अपनी एक बेहद शक्तिशाली नौसेना भी खड़ी कर दी। यह सच में एक गेम चेंजर था। और ये कड़ा प्रतिरोध उनके जाने के बाद भी बिल्कुल नहीं थमा। जब शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने धोखे से बंदी बना लिया, तो उन्होंने पूरे 40 दिनों तक बेहद अमानवीय यातनाएं सहीं। लेकिन उन्होंने ना तो अपना धर्म बदला और ना ही अपना साम्राज्य उनके हवाले किया। उनका ये क्रूर अंत कोई हार नहीं थी, बल्कि इसने पूरे महाराष्ट्र में विद्रोह की एक ऐसी जबरदस्त आग भड़काई जिसने अंततः उस विशाल मुगल साम्राज्य की जड़ों को ही खोखला करके रख दिया। अब हम पहुंचते हैं 5वें अध्याय पर, स्वतंत्रता का संघर्ष, उपनिवेशवाद की उन भारी जंजीरों को तोड़ने का समय। आज़ादी की ये जो काल रेखा है ना, ये सिर्फ इतिहास की कुछ तारीखें नहीं हैं, ये पूरे एक राष्ट्र के नींद से जागने की कहानी है। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई की तलवार और मंगल पांडे की बगावत से स्वतंत्रता का वो पहला युद्ध शुरू हुआ। फिर 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के उस खून से सने मैदान ने तो जैसे पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उसके बाद 1930 में महात्मा गांधी का वो शांतिपूर्ण दांडी मार्च, जिसने नमक जैसी बुनियादी चीज पर लगे टैक्स के खिलाफ पूरे भारत को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। और यही सफर कई कुर्बानियों के बाद अंततः 1947 की आज़ादी तक पहुंचा। इस पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में मंजिल एक थी, लेकिन रास्ते कई थे। जहां एक तरफ अहिंसा का सीधा मार्ग था, वहीं दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों की धधकती हुई आग भी थी। जरा उस नारे की गूंज महसूस कीजिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस एक पुकार ने युवाओं की रगों में उबाल ला दिया था। आज़ाद हिंद फौज बनाकर समंदर पार से अंग्रेजों के खिलाफ जो बिगुल बजाया ना, उसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। और अब हम आ गए हैं छठे और अंतिम अध्याय पर, आधुनिक भारत का उदय, यानी उस फीनिक्स पक्षी का फिर से पुनर्जन्म। इस दौर को समझने के लिए बस एक संख्या पर गौर कीजिए, 562। आज़ादी के समय भारत असल में 562 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। उस वक्त अंग्रेजों को पूरा यकीन था कि ये देश ताश के पत्तों की तरह बहुत जल्दी बिखर जाएगा। लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी गजब की दृढ़ इच्छा शक्ति से इन 562 बिखरे हुए टुकड़ों को एक ही धागे में पिरो दिया और उस आधुनिक अखंड भारत के मानचित्र का निर्माण किया जिसे आज हम सब जानते हैं। एक बार जब ये देश एक हुआ तो इसके नए सफर की रफ्तार सच में अचंभित करने वाली थी। विभाजन के भयानक दर्द को सहने और उससे उभरने के बाद हमने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। एक वो भी वक्त था जब हमें अनाज बाहर से मंगाना पड़ता था, लेकिन फिर आई हरित क्रांति, जिसने देश को कृषि में पूरी तरह आत्मनिर्भर बना दिया। और इतना ही नहीं, खेतों से उठकर इस देश ने सीधे अंतरिक्ष की असीम ऊंचाइयों तक की छलांग लगा दी।
भारत की ये जो दृढ़ता है ना, ये कमाल की है। 1960 के दशक के उस दृश्य की जरा कल्पना कीजिए, जब हमारे भारतीय वैज्ञानिक रॉकेट के शुरुआती हिस्सों को अपनी साइकिलों पर लाद कर ले जा रहे थे। तब दुनिया हम पर हंसती थी, लेकिन आज की सच्चाई बिल्कुल अलग है। उसी इसरो ने अपनी कम लागत वाली सटीक तकनीक से इतिहास रच दिया है और भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना तिरंगा फहराया है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। तो 9000 वर्षों के इस लंबे सफर में अनगिनत आक्रमणों, बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन और खुद समय की मार को सहने के बाद भी ये सभ्यता लगातार अपना नया जन्म लेती रही है। पत्थरों के औजारों से शुरू हुआ ये सफर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष की गहराइयों तक पहुंच गया है। अब सबसे बड़ा और गहरा सवाल जो हमारे सामने है वो ये कि इस अमर सभ्यता का अगला अध्याय आखिर कैसा होगा। भारत की ये महागाथा अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक नई शुरुआत है। इस ऐतिहासिक सफर के विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।